हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हम सीटेट दिसंबर 2022 के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आप सबके सामने आते हैं। इस सीरीज़ में हमने पेपर 2 के लिए, जो कि सीटेट का पेपर 2 होता है, जो जूनियर लेवल के लिए होता है, उसमें हम भूगोल को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे ही भूगोल कंप्लीट हो जाएगी उसके साथ ही साथ आपको ईवीएस की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। साथ में ही इसके बाद जब भूगोल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको हिस्ट्री की और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान और इतिहास की वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। यानी कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको सारा कंटेंट इसी चैनल पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। जो भी टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पहले उस पर बात करते हैं। हमने अभी तक 5 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, तीसरा चैप्टर है हमारा पृथ्वी की गतियाँ, चौथा चैप्टर है हमारा मानचित्र, पाँचवा चैप्टर है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक इनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के इसे देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर डायरेक्ट एसोसिएट लर्निंग सर्च कर लेंगे तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से जा कर के भी आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आप सबके लिए एक जानकारी और है कि क्वेश्चन की सीरीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है। अगर अभी तक आप उस सीरीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं तो उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि पेपर जो है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए पेपर को अटेंड करना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चन सीरीज़ से भी जुड़ जाएँ। अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर की, जो कि है अध्याय 6 यानी कि चैप्टर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। आज हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडलों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसमें वो है पहाड़ी। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ों को पर्वत कहा जाता है। यानी कि पहाड़ी और पर्वत में यहाँ पर डिफरेंस भी बताया गया है, साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पहाड़ी क्या होती है और पर्वत क्या होते हैं। सबसे पहली बात, पहाड़ी क्या होती है। पहाड़ी एक स्थलीय भाग होता है जो कि जो आसपास भूमि होती है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, आसपास के भाग से थोड़ी सी ही ऊपर उठी हुई होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पहाड़ी कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये क्या है, ये पहाड़ी है। ठीक है, इसमें आप आसानी से चढ़ भी सकते हैं, आसानी से आप उतर भी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्वतों की, तो पर्वत क्या होते हैं, जब ढाल सीधा हो जाता है, खड़ा ढाल होता है और ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पर्वत। ठीक है, जब ढाल कैसी हो जाए, खड़ी हो जाए, जिस पर चढ़ना आसान ना हो। ठीक है, साथ ही साथ उसकी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से अधिक हो जाए तो वो क्या हो जाती है, वो पहाड़ी नहीं रहती, वो क्या हो जाता है, पर्वत हो जाता है। ठीक है, तो जो पहाड़ी होती है वो हमारे आसपास के इलाके से थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है जिसमें हम आसानी से चढ़ भी सकते हैं और उतर भी सकते हैं। लेकिन पहाड़ जो होते हैं उनकी ऊंचाई भी बहुत होती है और उनकी जो ढाल होती है वो खड़ी होती है, जिसके कारण हम उस पर चढ़ नहीं सकते। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार वन एवं टूटने की प्रक्रिया है। यहाँ पे वन नहीं होगा, बनने की एवं टूटने की प्रक्रिया है। जो बाह्य प्रक्रिया स्थल है यानी कि जो भी आप ऊपर देख रहे हैं, जो संरचनाएं पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं, ये लगातार बनती रहती हैं और लगातार टूटती रहती हैं। ये प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं। जैसे अगर हम बात करें पर्वतों की, तो पर्वतों का निर्माण लगातार हो रहा है। जैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय की ऊंचाई बढ़ भी रही है, घट भी रही है। जैसे पिछली बार 2015 में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद अब जो ऊंचाई है उसे नापा गया तो उसकी ऊंचाई में थोड़ी सी कमी आई है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हिमालय है वो एक गति से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो फोर्सेस हैं जैसे कि वायु है, जल है, ग्लेशियर हैं, इन सब के माध्यम से क्या होता है, ये जो पर्वत हैं उनमें लगातार कटाव होता रहता है। तो जो बाह्य प्रक्रिया के स्थल हैं उनमें लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है,
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी की सतह के टूट कर गिर जाने को अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन यानी कि इरोजन क्या होता है? जब पृथ्वी की जो सतह है उस पर कोई चीज़ टूट करके निकल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इरोजन या अपर्दन कहते हैं। ठीक, अब ये जो अपर्दन होता है ये कई तरीके से होता है। जैसे कोई धारा है, धारा के माध्यम से हो जाता है। कभी कभी जो जानवर होते हैं वो ज़्यादा चराई कर देते हैं जिसके कारण अपर्दन हो जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है, हवा के द्वारा अपर्दन हो जाता है। तो अपर्दन के कई तरीके होते हैं, वो कई तरीके से अपर्दन होता रहता है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो अपर्दन होता है वो भी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि अपर्दन भी लगातार होता रहता है और निक्षेपण भी लगातार होता रहता है। मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी हिल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वायु के द्वारा अपर्दन हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसमें वायु के द्वारा अपर्दन हो रहा है। कैसे? वायु यहाँ से चलती है और इस हिस्से पर टकराती है। ठीक है, जब इस हिस्से से टकराती है और बार बार इस हिस्से पर टकराती है तो क्या होता है कि यहाँ की जो एरिया की मिट्टी है या जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे कणों के रूप में यहाँ से उड़ते हैं और उड़ करके आसमान में चले जाते हैं। ठीक है, आगे जा कर के बहुत दूर जा कर के ये फिर से सेटल हो जाते हैं, यानी कि फिर से ज़मीन पर आकर के बैठ जाते हैं। तो जब ये यहाँ से उड़े हैं, यहाँ जिस जगह से हटते हैं वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर हो गया इरोजन, यानी कि अपर्दन हो जाता है। ठीक है, और इस अपर्दन के कारण क्या होता है, जो ज़मीन है वो नीचे हो जाती है और जहाँ पर ये जा कर के जमा हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पर इनका जमाव होता है वहाँ पर निक्षेपण उसे कहा जाता है। और यहाँ पर जो ज़मीन है वो कैसी हो जाती है, ऊंची हो जाती है। ठीक है, तो अपर्दन की और जो निक्षेपण की प्रक्रिया है ये दोनों प्रक्रियाएं भी लगातार चलती रहती हैं और अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह जो है वो नीचे हो जाती है, जबकि निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा जो सतह है वो क्या हो जाती है, वो ऊपर हो जाती है। ठीक है, और जो निक्षेपण होता है वो कैसे होता है, बहते हुए जल से होता है, वायु से होता है और बर्फ़ के द्वारा ये निक्षेपण और ये अपर्दन होता है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा पर्वत। पर्वतों पर जब हम बात करते हैं तो पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ठीक है, जब हम हिल की बात करते हैं और पर्वत की बात करते हैं तो हिल और पर्वत में जब हम डिफरेंस देखते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, हिल जो होती है वो इस तरह होती है, ये क्या है हमारी, ये है हिल। ठीक है, और जो पर्वत होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ये है हमारा पर्वत। पहाड़ी और पर्वत में क्या अंतर है? तो पहाड़ी जो होती है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो आसपास का इलाका है वो इतना ऊंचा है और जो हिल है वो थोड़ी सी ऊंची है। इस पर हम आसानी से चढ़ भी सकते हैं और उतर भी सकते हैं, तो ये क्या हो गई, हिल। लेकिन अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत खड़ी ढाल वाला होता है, इस पर हम आसानी से चढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। और जो पहला पॉइंट है हमारा कि पर्वत का जो शिखर होता है वो छोटा होता है, जबकि आधार जो होता है वो कैसा होता है, चौड़ा। तो वो भी आप देख सकते हैं, जो शिखर है हमारा वो कितना छोटा सा है और जो आधार है वो कितना बड़ा है। ठीक है, लेकिन जो हिल होती है उसमें ऐसा नहीं होता, हिल का आधार भी बड़ा होता है और हिल का शिखर जो होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत छोटा नहीं होता। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। ठीक है, तो जो पर्वत होते हैं, पर्वतों पर क्योंकि वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर गिर जाता है। टेम्परेचर मतलब तापमान जो होता है वो कम हो जाता है। तापमान कम होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर नदियाँ जम जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है, यानी कि ग्लेशियर्स कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, एक पर्वत ये है, दूसरा पर्वत ये है, तीसरा पर्वत ये है, चौथा पर्वत ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है। जब सारे पर्वत एक लाइन से हो जाएं तो इन्हें क्या कहा जाता है, श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एंडीज़ हो गई, रॉकीज़ हो गई, माउंटेन रेंज हो गई, कोई भी। ठीक है, कोई भी माउंटेन रेंज जो होती है वो क्या कहलाती है, पर्वत श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो जो पहला है वलित पर्वत, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। फोल्डेड कैसा होता है, फोल्ड होकर के बनता है। फोल्ड कैसे होगा, मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा ये है और एक ज़मीन का टुकड़ा ये है। ठीक है,
इस पर बल लगा इधर की तरफ और इस पर बल लगा इधर की तरफ। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या होगा, ये हिस्सा ऊपर उठेगा और इसका ये हिस्सा ऊपर उठेगा। और इस तरीके से जब हम क्या करते हैं, इस तरीके से जब पर्वत का निर्माण होता है तो इस पर्वत को हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। ठीक, वलित पर्वत क्यों, क्योंकि ये किससे, फोल्ड से बना है। क्योंकि क्या हुआ, दो ज़मीन के हिस्से थे वो आपस में टकराए और कैसे हो गए, फोल्ड हो गए, यानी कि मुड़ गए, तो वो क्या कहलाते हैं, वलित पर्वत कहलाते हैं। ठीक, दूसरे प्रकार के जो पर्वत होते हैं वो होते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, इस पर कोई फोर्स लगा और ये ज़मीन का टुकड़ा यहाँ बीच से टूट करके इतना हिस्सा धंस गया। ठीक, ये हिस्सा ऊपर है, ये हिस्सा ऊपर है और ये हिस्सा क्या हो गया, धंस गया, यानी कि ज़मीन में नीचे चला गया। तो अब यहाँ पर क्या, कैसी संरचना हो जाएगी, ऐसी संरचना बन जाएगी, है ना, क्योंकि ये नीचे चला गया है। ठीक, तो ये जो पर्वत बनते हैं इन पर्वतों को क्या कहा जाता है, इनको भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। ठीक है, ये कैसे पर्वत होते हैं, क्योंकि दबने से बने हैं तो इनको क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। क्योंकि ये भूखंड छोटे छोटे भूखंडों में बन जाते हैं और कोई भी हिस्सा जब दब जाता है तब बन जाते हैं, या फिर कोई हिस्सा अचानक से उठ जाता है तब ये बन जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। ठीक, अगला है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है कि मान लीजिए ये कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, इससे जब क्या होता है, लावा निकलता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, फिर वो ठंडा होता है और फिर वो क्या हो जाता है, ठंडा होने के बाद जम जाता है। जैसे ही ये जमता है तो ये शक्ल लेता है किसकी, पर्वतों की शक्ल ले लेता है और इसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक, तो तीन तरीके के पर्वत हो गए आपके, पहला वलित पर्वत जिसे हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, दूसरा होता है भ्रंशोत्थ पर्वत जिसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं और तीसरा होता है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो ये तीन तरह के पर्वत होते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमालय तथा आल्प्स पर वलित पर्वत हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत कैसा है, वलित, ठीक है, और आल्प्स कैसा है, वलित। वलित मतलब मैंने बताया था अभी आपको कैसे होते हैं, ये फोल्ड के द्वारा बनते हैं, ये दो चीज़ें आपस में टकराती हैं और उसके उठान से क्या बन जाता है, पर्वत बन जाता है, तो उसे वलित पर्वत कहते हैं। जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। शंकुआकार का मतलब इस तरीके के आकार का है जिससे क्या होता है कि उस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, साथ ही इनकी जो ढाल होती है वो कैसी होती है, वो खड़ी ढाल होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत की श्रृंखला है। यानी कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है हमारे यहाँ भारत में, वो कैसी है, वो एक तो वलित है और साथ ही साथ वो सबसे पुरानी है। अब ये कैसे पता चलता है कि ये सबसे पुरानी है, अभी हमने इसकी पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि अपर्दन की प्रक्रिया लगातार चलती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ये मान लीजिए अरावली पर्वत है, ठीक है, इसका जो उद्भव हुआ ये मान लेते हैं हम 10,000 साल पहले इसका उद्भव हुआ, तो इसके ऊपर एयर जो है, वायु अपना प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, इससे जो नदियाँ निकलती हैं वो इस पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा, अपर्दन होता है। ठीक, अपर्दन की वजह से क्या हुआ है कि इसकी जो चोटी शंकुआकार होनी चाहिए थी वो कैसी हो गई है, वो कट करके इस तरीके से आ गई है, मतलब थोड़ा सा राउंडेड शेप में आ गई है। ठीक है, थोड़ा गोलाकार हो रही है, जिससे हमें ये अंदाज़ा लगा है कि ये जो पर्वत है हमारा, अरावली श्रृंखला है हमारी, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, यानी कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतों की श्रृंखला यही है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है। ठीक है, दूसरा अपलेशियन जो है और कहाँ का, उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन, और साथ ही साथ रूस का जो यूराल पर्वत है वो कैसे हमें दिखाई देते हैं, वो गोलाकार दिखाई देते हैं, इस तरीके के गोलाकार। क्यों, क्योंकि इनकी ऊंचाई कम है और इन पर इरोजन हो रहा है, इस वजह से ये हमें गोलाकार दिखाई पड़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। ठीक, जैसा अभी मैंने बताया था कि ये मान लीजिए एक भूमि का टुकड़ा है, यहाँ पर क्या हो गया, ये हिस्सा टूट करके या तो नीचे चला जाए या फिर ऊपर उठ जाए। जब ये नीचे चला जाता है तो ये कैसा बन जाएगा, ये पर्वत इस तरीके से बन जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्खंड।
और ये जो नीचे हिस्सा होता है ये बन जाता है क्या, द्रोणिका भ्रंश। ठीक है, द्रोणिका बन जाता है, ये द्रोणिका भ्रंश बन जाता है। और जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या बन जाता है, उत्खंड कहलाता है। ठीक, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है वो उत्खंड हो जाएगा और जो नीचे का हिस्सा जो दब गया हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, द्रोणिका भ्रंश कहलाता है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ये सारे पॉइंट मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही समझा दिए थे। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं, वो क्या है, पर्वतों के प्रचलित खेल कौन कौन से हैं उन पर बात करते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग। ठीक है, ये सारे जो हैं वो पर्वतों के खेल हैं, ये पर्वतों पर खेले जाते हैं या पर्वतों की आसपास के इलाकों में ये खेल होते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज़ एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। हिमालय कहाँ पर है, हिमालय है कहाँ पर, एशिया में। आल्प्स कहाँ पर है, यूरोप में। और एंडीज़ कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। एंडीज़ के बारे में ख़ास तौर पर, एंडीज़ कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में, जबकि रॉकीज़ कहाँ पर है, वो है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। साथ ही साथ आल्प्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आल्प्स कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है यूरोप में। आल्प्स पर्वत कहाँ पर हैं, तो ये हैं यूरोप में। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, किनारों से निकली पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। ठीक है, जैसे जब हम बात करें तो ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं, ज्वालामुखी के जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है यानी ज्वालामुखी जब फटता है तो क्या होता है, जो अंदर इसके नीचे चट्टानें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, मोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, मोल्डेड हो जाती हैं, यानी कि कैसे, वो लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं, यानी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सारी लिक्विड स्टेज में आ जाती हैं। और लिक्विड स्टेट में आने के बाद ये क्या करती हैं, ऊपर की तरह विस्फोट करती हैं। जब ये विस्फोट करती हैं, जब ये ऊपर की उसकी सतह को तोड़कर बाहर आ जाती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख तथा लावा की परतों के जमने से होता है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि ये मान लीजिए ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से उद्गार होता रहता है। ठीक है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इसकी जो राख होती है, इसका जो लावा है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर उसका जमाव हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर जमाव होता है तो इससे क्या बन जाता है, ये ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है। ठीक, ज्वालामुखी शंकु बन जाता है और यह ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। ठीक, पर्वतों के बाद अब बात करते हैं पठार की। पठार क्या होता है, पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। जैसे पठार को हम क्या कहते हैं, टेबल लैंड कहते हैं। टेबल लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन होती है, जो मुख्य भाग होता है ज़मीन का, उससे ये उठा हुआ होता है और इनकी ऊंचाई जो होती है पर्वतों से कम होती है। ठीक, और ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, यानी कि बिल्कुल सीधे होते हैं, सपाट चपटे होते हैं। तो जब ये सपाट और चपटे होते हैं तो इनमें चढ़ने के लिए कई किनारे हो सकते हैं। तो पठार जो होते हैं उनके कई किनारे होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत के दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत का जो दक्कन का पठार है, ठीक है, दक्कन के पठार के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा। तो जो दक्कन का पठार है वो सबसे पुराने पठारों में से एक है। ठीक है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो है हमारा तिब्बत का पठार। ये कहाँ पड़ता है, तो तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, तिब्बत में ये पठार स्थित है, हिमालय के जस्ट पीछे कह सकते हैं, या हिमालय से सटा हुआ है ये। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 4000 से 6000 मीटर तक इसकी जो ऊंचाई है वो वेरी करती है समुद्र तल से। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है, वो है हमारा तिब्बत का पठार। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जब हम इसके पहले वाले चैप्टर में थे तब हमने ध्यान से पढ़ा था कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका में सोने और हीरों की खदानें हैं। ठीक है, तो जो खदानें होती हैं, जो खानें होती हैं, वो कहाँ पर होती हैं, वो ज़्यादातर खाने पठारों पर होती हैं। तो जो हीरे की और सोने की खानें हैं वो कहाँ पर हैं, अफ्रीका के पठारों में ही स्थित हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कि भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात है। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, हुंड्रू।
हुंडरू कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। तो जोग जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और दोनों ही पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। अब पहली बात तो ये कि लावा का पठार कैसे बन जाता है। हमने पर्वत के बारे में तो पढ़ा था कि लावा का पर्वत कैसे बनता है, ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब लावा के पठार कैसे बन जाते हैं, तो इस पर बात करते हैं। जो ज्वालामुखी होता है उससे जो ये डिपोजिशन निकलता है, यानी कि लावा निकलता है, ठीक है, वो आ करके जब नीचे जमा होता है और वो पठार का रूप ले लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लावा का पठार कहते हैं, या लावा से बना हुआ पठार कहते हैं, ठीक है। अब जो ये लावा निकलता है, ये लावा जब सूख जाता है या जब ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद जब इससे मिट्टी बनती है, तो वो मिट्टी कैसी बनती है? काली मिट्टी का निर्माण इससे होता है, जो उपजाऊ होती है, खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल भी होते हैं। रमणीय स्थल का मतलब घूमने फिरने की जगह। पठार जो होते हैं, पठारों से हमें बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे कि लोहा, कोयला, मैग्नीज प्राप्त होता है। साथ ही साथ पठारों पर, नदियों पर जलप्रपात भी होते हैं, साथ में ही वहाँ पर घूमने के स्थल होते हैं, ठीक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो रमणीय जब स्थल होंगे तो पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र रहते हैं, ठीक। तो पठार जो होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इन पर जो होते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारी जो हमारी खनिज संपदा है वो यहीं पर पाई जाती है, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा मैदान। मैदानों की अब बात कर लेते हैं। हमने पर्वत देख लिए, पठार देख लिए, अब बात करते हैं मैदानों की। जो तीसरे तरीके की आकृति हमें स्थलमंडल में देखने को मिलती है वो क्या है? वो है हमारे मैदान। तो पहला पॉइंट है इसमें, नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दन कर देती हैं, ठीक। नदियाँ क्या करती हैं? पहाड़ों से निकलती हैं, ठीक है, और पर्वतों से निकलते हुए जब वो नीचे आती हैं, उनकी ढालों से टकराते हुए क्या होता है? अपर्दन होता रहता है। ये अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले आती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? कोई नदी पर्वत के ऊपर से निकल रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है और पत्थरों से टकराते हुए क्या करती है? उसमें अपर्दन करते हुए साथ में उसका जो अपर्दित मटेरियल है, यानी कि जो उससे अपर्दित होने वाले छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको अपने साथ लेकर के आगे बढ़ती है, ठीक। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे कि पत्थर हो गया, बालू हो गया और सिल्ट हो गया को वो लेकर के चली आती है और क्या करती है? पठारों के, पर्वतों के नीचे ला करके उनको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। यानी निक्षेपण की प्रक्रिया जो है वो कहाँ पर होगी? जहाँ पर ढाल समतल हो जाएगा, ठीक है। तो निक्षेपण यहाँ पर कर देती हैं और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है, ठीक। पर्वत है, पर्वत से नदियाँ निकली, अपने साथ अपर्दित पदार्थों को लेकर के आई, और जब वो पर्वतों से निकल करके मैदानी क्षेत्रों पर प्रवेश करना स्टार्ट करती हैं तो वो जो अपर्दित पदार्थ हैं उसको निक्षेपित कर देती हैं। जैसे ही वो निक्षेपण होता है, उन्हीं निक्षेपित पदार्थों से मैदानों का निर्माण होता है, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए यह मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भी भाग होते हैं। बात करते हैं इस पर। इसमें क्या होता है कि जो मैदान होते हैं, क्योंकि वो ऊपर से लाई गई छोटे छोटे टुकड़ों, कणों के द्वारा जो निक्षेपित पदार्थ से बनता है, तो उसमें क्या होता है? उपजाऊपन हमेशा बना रहता है, क्योंकि मिट्टी लगातार नदियों के द्वारा लाई जाती रहती है और उन्हीं से ही क्या होता है कि जो मैदान होते हैं वो हमेशा उपजाऊ बने रहते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जो परिवहन के जो साधन होते हैं उनका निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है। जैसे अगर हमारे पास ये ज़मीन है ऐसी और एक ज़मीन है ऐसी, ठीक है, तो हम अगर रोड बनाएंगे तो इस पर रोड बनाना हमारे लिए बहुत आसान होगा, जबकि इस पर रोड बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो क्या होता है कि जो रोड होती है या जो सड़कें होती हैं या जो परिवहन के साधन होते हैं उनको बनाना भी मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही आसान हो जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी में है कि इसीलिए यह मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग भी होते हैं। तो मैदानों पर क्या होता है? जब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही, जैसे उपजाऊ मिट्टी भी यहाँ पर है, जब मिट्टी उपजाऊ होगी तो यहाँ पर क्या होगा? खेती के अलग अलग तरीके की खेती यहाँ पर की जा सकती है, ठीक। और जब अलग अलग तरीके की खेती होगी तो खेती करने वाले लोग होंगे, जब लोग आएंगे, परिवहन डेवलप हो जाएगा, तो यहीं पर निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं और विश्व की बहुत सारी जनसंख्या इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में रहती है,
ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मतलब भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो कहाँ पर बसती है, वो जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ही सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल। स्थलमंडल में 3 तरीके की आकृतियाँ हमने देख ली, पर्वत देख लिए, पठार देख लिए और मैदान देख लिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सीटेट में कहाँ से पूछा जाएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा कंटेंट एज इट इज़ पूछा जाता है, इसीलिए बहुत अच्छे से तैयारी करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जैसे ही 6 क्लास की सारी वीडियोस पढ़ जाएंगी आपको पूरी PDF एक साथ हम अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत है या कोई समस्या है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारी क्वेश्चन सीरीज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करते होंगे।